तो ये कोई पार्ट नहीं होने वाला बल्कि रिकॉर्ड ऑफ रैग्नारॉक का पूरा सीजन होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत होती है जहां पर हमें पता चलता है कि इंसानों ने 1000 साल जी लिया है एंड अब उनको खत्म करने का टाइम आ गया है और उनको खत्म करने वाले हैं गॉड्स, और इसलिए वो एक मीटिंग बिठाते हैं जहां पर हम वेरियस गॉड्स को देख सकते हैं जिसमें लॉर्ड शिवा भी शामिल हो जाता है। लॉर्ड शिवा कहता है कि इसमें मीटिंग की कोई जरूरत नहीं है, इंसानों को जल्दी से खत्म कर डालो। और इस मीटिंग का जज होता है ज़्यूस। ज़्यूस कहता है कि चलो मीटिंग को शुरू किया जाए। जो ज़्यूस होता है वो कहता है कि जो मैनकाइंड का फेट है वो अभी हमारे हाथ में है। देन लॉर्ड शिवा कहते हैं कि मैंने इन लोगों को 1000 साल जीते हुए देख लिया है, तो अब मैं फिर से 1000 साल इन्हें जीते हुए नहीं देख सकता। और सभी बाकी के गॉड्स भी लॉर्ड शिवा की बात से सहमत होते हैं एंड वो भी उन लोगों को मार डालना चाहते हैं। एंड तभी बीच में एंट्री होती है एक वैल्करी की, जो कि आधी ह्यूमन और आधी गॉड होती है। देन वो वैल्करी कहती है कि बुरा मत मानिएगा, लेकिन आप सभी की इस डिसीजन से मुझे एक शिकायत है। वो कहती है कि अगर इंसानों का फेट डिसाइड करना है तो वो उनको ही करने देना चाहिए, इसलिए मैं चाहती हूँ कि आप उनसे मुकाबला कीजिए, वो भी 1v1। जो सुनकर सभी गॉड चौंक जाते हैं। देन वो कहती है कि आर्टिकल 62 में 15वें पैराग्राफ में ये लिखा है कि गॉड्स और ह्यूमंस की 1v1 फाइट हो सकती है, जिसमें 13 गॉड्स और 13 ह्यूमंस लड़ने वाले हैं एंड जिसके भी ज्यादा योद्धा मारे जाएंगे वो आउट हो जाएगा। देन वो कहती है कि इसी बात को हम रैग्नारॉक भी कहते हैं। गॉड्स कहते हैं कि वो इंसान क्या हमसे लड़ेंगे। देन वो कहती है कि मैं जानती थी कि आप डर गए। वो कहती है कि मैं तो बस ऐसे ही पूछने आई थी, लेकिन आप डरपोक हो। देन ज़्यूस उठकर कहते हैं कि चलो शुरू कर देते हैं इंसानों के खिलाफ वाली ये लड़ाई। एंड इसलिए वो वैल्करी को ये टास्क देते हैं कि वो धरती के सबसे ताकतवर 13 बंदों को सिलेक्ट करके लाए। अब हम देखते हैं कि सीन शिफ्ट हो जाता है स्टेडियम पे, जहां पर सभी गॉड्स और ह्यूमंस आकर बैठे होते हैं। तो अब जो वैल्करी है वो अपने मन में सोच रही होती है कि गॉड से पहले फाइट कौन करने वाला है। तभी उस मैच का रेफरी कहता है कि इसके रूल्स बड़े सिंपल है, आप तभी जीतोगे जब दूसरा मरेगा। एंड इसलिए गॉड की तरफ से पहले आ रहे हैं नॉर्स के सबसे पावरफुल गॉड थॉर, जिसे तूफान का देवता भी कहा जाता है। अब जो वैल्करी की बहन होती है वो डर जाती है। वो सोचती है कि अब हम थॉर से कैसे जीतेंगे, कौन है हमारा योद्धा। तब ह्यूमंस की तरफ से लड़ने वाला योद्धा भी वहां पर आ जाता है एंड इसका नाम होता है लूबू। ये धरती पर एक चाइनीज योद्धा होता है एंड ये इतना ज्यादा पावरफुल होता है कि इसको कोई भी हरा नहीं पाता। दूसरी तरफ जो थॉर है उसके पास अपना बड़ा सा म्योनीर होता है एंड वो भी खतरनाक स्ट्रॉन्ग होता है। तभी हम देखते हैं कि उन दोनों की भी फाइट शुरू हो जाती है, लेकिन वो दोनों में से भी कोई पहले अटैक नहीं कर रहा होता। उन दोनों के भी हथियार नीचे होते हैं एंड वो एक दूसरे की तरफ घूर कर देख रहे होते हैं और धीरे धीरे आगे बढ़ रहे होते हैं। तभी हम देखते हैं कि वो दोनों एक दूसरे पर एक साथ अटैक करते हैं, जिसके पास एक बड़ा क्लैश होता है एंड उसके बाद वहां पर बड़ा धुआं हो जाता है। वो दोनों फिर से एक दूसरे पर अटैक करते हैं, लेकिन इस बार भी कुछ नहीं होता। वो दोनों भी एकदम टक्कर का मुकाबला कर रहे होते हैं। देन वो वैल्करी कहती है कि थॉर के हैमर ने बहुत सारे बंदों को हराया है और ये एक लौता ऐसा बंदा है जिसने थॉर के हैमर के वार को सहन कर लिया है। तभी ज़्यूस कहता है कि ये लोग शायद ऐसा सोच रहे हैं कि ये थॉर के बराबरी का है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि ये लोग नहीं जानते हैं कि थॉर की असली पावर क्या है। तभी हम देखते हैं कि थॉर अपने दोनों हाथों में थंडर ला देता है एंड वो अपने भारी भरकम म्योनीर को ऊपर उठाता है एंड अपने वार के लिए रेडी हो जाता है। थॉर का हमें फ्लैशबैक देखने को मिलता है जहां पर सभी के सभी लोग एसगार्ड में खुशी से रह रहे होते हैं, लेकिन तभी फ्रॉस्ट जायंट्स उन पर अटैक कर देते हैं एंड वो सरप्राइज अटैक होता है, इसलिए बहुत लोगों को मार भी देते हैं। लेकिन थॉर अपनी ताकत और अपनी म्योनीर के बलबूते पर उन सभी बड़े फ्रॉड जायंट्स को अकेला ही मार डालता है। वो अपने मन में सोचता है कि चाहे कितने भी ताकतवर हो, लेकिन मुझसे ये नहीं जीत सकते थे। सीन प्रेजेंट में आ जाता है जहां पर लॉर्ड शिवा कहते हैं कि अभी ऐसा लगता है कि ये बंदा मर जाएगा, लेकिन जो एक्चुअली में होता है वो देखकर ज़्यूस भी शॉक हो जाता है एंड सभी के सभी गॉड भी, क्योंकि जब थॉर अपने म्योनीर के द्वारा लूबू पर अटैक करने वाला था उससे पहले ही थॉर की छाती को लूबू चीर देता है। थॉर पूरा खून से लथपथ हुआ होता है एंड जो सभी बाकी के गॉड्स है वो भी शॉक हो जाते हैं। सभी अपने मन में सोचते हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है कि इंसान एक गॉड को कैसे मार सकता है। देन लूबू थॉर से कहता है कि तुम मेरे थोड़े टक्कर के लगते हो, तुमसे फाइट करने में मजा आएगा। एंड ये कहने के बाद लूबू जोर जोर से हंसने लगता है। वो दोनों भी सीरियस हो जाते हैं। एक तरफ होता है इंसानों का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बंदा और एक तरफ होता है गॉड का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बंदा। देन हमें लूबू की बैक स्टोरी दिखाई जाती है जहां पर हमें पता चलता है कि मंगोलिया में एक जगह पर लूबू रहा करता था और वो दुनिया में सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट था, इसलिए वो हर बार अपनी अपोनेंट की तलाश में रहता कि कौन उतने जितना स्ट्रॉन्ग होगा। और इसी के लिए उसने डिफरेंट डिफरेंट एनिमल से लड़ाई भी करके देख ली थी, लेकिन कोई भी फायदा नहीं हुआ, वो सबको हरा देता था। और उसे फाइनली पता चल गया कि अर्थ पे ऐसा कोई भी नहीं है कि जो उसकी बराबरी का है। एंड इसीलिए वो जानबूझकर एक राजा की गिरफ्त में आ गया, क्योंकि वो बहुत बोर हो चुका था जिंदगी से और इसलिए वो मरना चाहता था। सीन फिर से प्रेजेंट में आ जाता है जहां पर थॉर और लूबू दोनों सीरियस हो जाते हैं। सीन शिफ्ट ज़्यूस के मैनेजर पर आता है एंड वो ज़्यूस से पूछता है कि क्या कोई चीज आपको परेशान कर रही है। देन ज़्यूस कहता है कि ऐसा नहीं हो सकता, ये पूरा इम्पॉसिबल है, आम आदमी गॉड से नहीं लड़ सकते।
देन उसकी शक की सुई जाती है वैल्करी पर एंड उसे पता चल जाता है कि शायद कुछ वैल्करी ने ही ऐसा किया होगा जिसके कारण ये गॉड से लड़ पा रहे हैं। फ्लैशबैक दिखाया जाता है जिसमें वैल्करी एक ऐसा वेपन बनाती है जो कि गॉड को हरा सकता है एंड इसी के साथ इस एनीमे का पहला पार्ट यहीं पर खत्म होता है। दूसरी पार्ट की शुरुआत में हम देखते हैं कि हमें पता चलता है कि लूबू का वेपन इतना पावरफुल क्यों है, क्योंकि वो एक वैल्करी है जो कि उसके वेपन में कन्वर्ट हुई है ताकि वो गॉड तक के मार सके एंड इसी वेपन को लेकर लूबू थॉर के हाथों पर अटैक करता है जिसपे उसने कवच पहना हुआ होता है। ऐसा माना जाता है कि वो कवच उसने म्योनीर के पावर को सहन करने के लिए पहना था, बट हम देखते हैं कि जो लूबू का अटैक होता है जिसकी वजह से जो थॉर का कवच होता है वो एक्चुअली में टूट जाता है। थॉर को तो ये बिल्कुल भी यकीन नहीं हो रहा होता कि ऐसा कैसे हो रहा है एंड बाकी गॉड्स भी चकित हो जाते हैं कि ऐसा कैसे हो रहा है। देन लूबू के साथ का साथी कहता है कि ये मेरे ही टाइम का है। वो लूबू के लिए खुश होता है एंड बाकी के लूबू के साथी भी उसे चीयर कर रहे होते हैं और साथ ही साथ अपना लूबू भी उसे बहुत एंजॉय कर रहा होता है। देन ज़्यूस अपने मन में सोचता है कि पहले ये ह्यूमंस को कुछ आता नहीं था लेकिन आज उनको ऐसा लग रहा है कि वो गॉड को सरपास कर रहे हैं। देन ज़्यूस का असिस्टेंट उससे कहता है कि अब मैं समझा कि लूबू का जो हथियार है वो इतना ज्यादा पावरफुल क्यों है। देन वो कहता है कि इंसानों की मदद करने के लिए वैल्करीज अपने आप को एक हथियार में कन्वर्ट किया करती थी जो कि इतनी ज्यादा पावरफुल थी कि वो गॉड को भी हार्म पहुंचा सकती है एंड वो बताता है कि लूबू का वेपन भी शायद एक वैल्करी के सोल से ही बना होगा। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि थॉर जख्मी हो जाता है जो देखकर जो ज़्यूस होता है उससे बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है एंड देन वो बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड भी हो जाता है। वो कहता है कि मैंने ऐसा कभी नहीं देखा एंड वो कहता है कि इसमें बहुत ही ज्यादा मजा आ रहा है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि बैटलफील्ड में थॉर की म्योनीर में कुछ हलचल होने लगती है। अगर मैं आपको सिंपल भाषा में कहूँ तो उसका म्योनीर धड़कने लगता है, मतलब अब तक म्योनीर सोया हुआ था एंड वो उठ जाता है। ज़्यूस कहता है कि तुम्हें क्या लगता है कि थॉर वो कवच क्यों पहनता था, क्योंकि वो म्योनीर की पावर को झेल सके? लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि वो सोए हुए म्योनीर को थॉर की पावर से क्रश होने से बचा सके इसलिए वो पहनता था। अब थॉर का हैमर जिंदा हो गया इसलिए अभी थॉर उसे उठा सकता है, जो देखकर ज़्यूस भी बहुत खुश हो जाता है। थॉर देन लूबू से कहता है कि तेरा नाम लूबू ही है ना इंसान। तभी थॉर अपने हैमर में थंडर ला रहा होता है। वो लूबू से कहता है कि अभी बस तू जिंदा रहना। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि वैल्करी को सभी जो मुकाबला करने वाले कंपटीटर्स है उसके बारे में पता चल जाता है, जो कि 13 लोग होंगे जो कि 1v1 मुकाबला करेंगे गॉड और ह्यूमन में से। इसमें हम बहुत सारे लोगों का नाम देखते हैं जैसे कि बुद्धा, निकोलो टेस्ला, एडम और देन शिवा। ऐसे बहुत सारे इंसान और गॉड्स के नाम पता चलता है जो देखकर वैल्करी कहती है कि हम इन गॉड्स को हरा देंगे। हम देखते हैं कि साथ में साथ ज़्यूस को भी इसके नाम पता चल जाते हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि थॉर अपने म्योनीर के साथ रेडी हो जाता है एंड वो अपने म्योनीर को गोल गोल घुमाते हुए लूबू की तरफ फेंकता है, जो देखकर लूबू समझता है कि थॉर उस पर अटैक कर रहा है, इसलिए लूबू उस म्योनीर को डॉच कर लेता है। वो हंसने लगता है एंड थॉर की तरफ बढ़ता है एंड थॉर पर अटैक करने ही वाला होता है कि तभी वो म्योनीर वापस भी आता है। हमें पता चलता है कि थॉर ने अपना म्योनीर लूबू को मारने के लिए नहीं फेंका था बल्कि सेंट्रिपिकल फोर्स पैदा करने के लिए फेंका था जिससे वो अपना फाइनल अटैक दे सके। अब लूबू सोचता है कि अभी पता नहीं कि थॉर क्या करने वाला है, तभी थॉर कहता है कि ये लो मेरा अल्टीमेट मूव गेरॉड थॉर्स हैमर। उसके बाद लूबू हंसने लगता है। जब वो दोनों आमना सामना करते हैं देन थॉर उसे अपना अल्टीमेट मूव देता है जिसकी वजह से वहां पर पूरा ब्लास्ट हो जाता है। सबको लगता है कि लूबू तो गया लेकिन ऐसा नहीं होता, लूबू उसे सहन कर लेता है। मैच का रेफरी कहता है कि ये तो कमाल हो गया, उसने तो थॉर के हैमर को रोक लिया। सब लूबू को चीयर कर रहे होते हैं एंड वो वैल्करी की भी तारीफ कर रहे होते हैं एंड देन तभी उन्हें लूबू की हड्डियां टूटने की आवाज आती है। लूबू की पैर की हड्डियां बुरी तरीके से टूट जाती है एंड देन उसकी पूरी बॉडी थरथराने लगती है जिसकी वजह से लूबू को खड़े भी नहीं होते आता एंड देन थॉर भी ये सोचने लगता है कि ऐसी कंडीशन में मुझे नहीं लगता कि ये लड़ पाएगा। देन जब थॉर लूबू को मारने ही वाला होता है तभी वो देखता है कि वहां पर एक घोड़ा आता है जो कि लूबू का होता है। लूबू का घोड़ा उसे उठने के लिए कह रहा होता है। देन थॉर कहता है कि इसने अभी तक हार नहीं मानी। लूबू उसके घोड़े को शुक्रिया कहता है क्योंकि वो आखिरी समय तक उसके साथ रहा है एंड सभी लोग लूबू को चीयर कर रहे होते हैं। लूबू फाइनली उसके पैरों पर खड़ा हो जाता है, जिसके बाद लूबू घोड़े पर बैठ जाता है एंड थॉर भी अभी लड़ाई के लिए रेडी हो जाता है एंड लूबू भी लड़ाई के लिए रेडी होता है। अब लूबू थॉर के अराउंड अपने घोड़े से चक्कर मार रहा होता है एंड वो अपने हथियार का एंड भी पकड़ लेता है क्योंकि वो अपना अभी सबसे खतरनाक वाला मूव देने वाला है जिसके लिए उसने दिन रात तक ट्रेनिंग की थी और अभी तक जी रहा था। वो अपने अल्टीमेट हथियार से अपना अल्टीमेट अटैक देने वाला होता है। देन थॉर उससे कहता है कि ये लोग कितने कमबख्त होते हैं। थॉर भी अपना सबसे खतरनाक वाला अटैक देने के लिए रेडी हो जाता है। एक तरफ जो लूबू होता है वो अपना सबसे खतरनाक अटैक जिसका नाम स्काई ईटर होता है वो देता है और थॉर गेरॉड्स थॉर हैमर नाम का अपना सबसे खतरनाक अटैक देता है जिसके कारण वहां पर बड़ा ब्लास्ट हो जाता है एंड जो वैल्करी का हथियार बनाया गया था वो वैल्करी बाहर आती है एंड वो मर जाती है। लूबू का भी एक हाथ कट जाता है एंड एक हाथ में खड्डे पड़ जाते हैं जिसके कारण लूबू अपना दूसरा हाथ निकाल कर भी फेंक देता है। उसके बाद लूबू अपने घोड़े से कहता है कि
शायद ये मेरा अंत भी हो सकता है। थॉर की तरफ बढ़ता है एंड थॉर उसका सिर कलम कर देता है, जिसके बाद हम देखता है कि थॉर का म्योनिर उसके हाथ में होता है एंड लूबू का सिर कटा हुआ होता है। रेफरी कहता है कि गॉड्स और ह्यूमन के बीच में जो फाइट होती है मतलब रैग्नारक, उसके पहली मैच का विनर है थॉर यानी ओडिन पुत्र, और इसी के साथ थॉर वहां से चला जाता है एंड ये देखकर ज़्यूस तो बड़ा ही खुश हो जाता है। वो कहता है कि इंसानों तुम मरने के लिए तैयार हो जाओ एंड ये सब वो वैल्करी भी सुन रही होती है। एंड इसी के साथ इस एनिमे का दूसरा पार्ट यहीं पर खत्म हो जाता है। कहानी की शुरुआत में हम देखते हैं कि थॉर फाइनली लूबू को हरा देता है। लूबू को थॉर हरा तो देता है, लेकिन थॉर को भी बुरा लगता है क्योंकि लूबू एक बहुत अच्छा फाइटर था और इसी के लिए जो लूबू का घोड़ा होता है एंड उसके सभी के सभी सैनिक होता है वो थॉर को कहते हैं कि हमें भी मार डालो। देन थॉर कहता है कि ठीक है, मेरे दोस्त लूबू के लिए मुझे ऐसा करना ही पड़ेगा एंड वो सबको मार डालता है। अब हम देखते हैं कि जितने भी बंदे उस स्टेडियम में मरे थे सभी की आत्मा स्वर्ग में जाने लगते हैं एंड थॉर मन ही मन सोचता है कि उनकी आत्मा को शांति मिले। जो छोटी वैल्करी है वो ब्रूनहिल्डे से कहती है कि अगर आप इस रैग्नारक में सभी वैल्करी की जान गंवा दोगे तो वैल्करी बचेगी ही नहीं। देन ब्रूनहिल्डे कहती है कि इसके बिना हम गॉड्स को नहीं हरा सकते एंड वो अपना दूसरे राउंड के लिए भेजने वाला फाइटर सिलेक्ट कर लेती है। अभी जो इंसानों के द्वारा भेजा गया फाइटर होता है उसका नाम होता है एडम एंड ये धरती पर आने वाला पहला शख्स था एंड इसके खिलाफ कौन लड़ने वाला है? ज़्यूस, जिसे इस एनिमे में बहुत ही ज्यादा पावरफुल दिखाया गया है, जिसे देखकर ब्रूनहिल्डे भी डर जाती है कि ऐसा क्या हो रहा है, ये दूसरे राउंड के लिए कैसे आ गया, क्योंकि दूसरे राउंड के लिए शिवा आने वाले थे लेकिन ये बुड्ढा आ गया जो कि अपने आप को अभी ट्रांसफॉर्म भी कर लेता है। अब ब्रूनहिल्डे थोड़ी चिंता में पड़ जाती है एंड हमें फ्लैशबैक दिखाया जाता है जब शिवा दूसरे राउंड के लिए तैयार हो रहे थे तभी वहां पर ज़्यूस आ जाता है एंड वो शिवा की पीठ पे हाथ रखता है एंड वो कहता है कि मुझे जाने दो एंड इसके बाद शिव को बहुत गुस्सा आ जाता है एंड वो कहता है कि ये मेरी पारी है और अबे मुझे लड़ने का मूड है, लेकिन फिर भी ज़्यूस वही कहता है कि मुझे जाने दो पहले। देन शिवा कहता है कि अगर ऐसा ही है तो चलो दो दो हाथ कर लेते हैं, जिसके बाद दोनों एक दूसरे की तरफ बहुत गुस्से से देख रहे होते हैं, लेकिन शिवा कहता है कि जाने दो, चले जाओ तुम दूसरे राउंड के लिए। एंड हम देखते हैं कि फ्लैशबैक खत्म हो जाता है एंड जो अनाउंस करने वाला बंदा होता है वो दोनों के नाम अनाउंस करता है, ज़्यूस वर्सेस एडम। अब हम देखते हैं कि ज़्यूस जो है वो एडम से कहता है कि जल्दी से अपना हथियार चुन लो। उसके बाद हम देखते हैं कि एक वैल्करी वहां पर आती है एंड वो एडम के साथ मिलती है एंड एडम उस वैल्करी का एक हथियार बनाता है जो कि होता है एक ब्रास नकल एंड एडम के ब्रास नकल हथियार को देखकर ज़्यूस बहुत ही हंसने लगता है एंड वो कहता है कि मेरा हथियार जान लो, तो मेरा हथियार है मेरे कड़क हाथ और जब मैं मेरे हाथ तुम्हें मारूंगा तो तुम्हारी हड्डियां टूट जाएंगी। ऐसा कहकर जब ज़्यूस एडम पर अटैक करने ही वाला होता है तभी हम देखते हैं कि एडम उस अटैक को इजीली डॉज कर लेता है। अब ज़्यूस अपनी गति बढ़ाता है एंड वो एडम पर बार बार अटैक पे अटैक किए जा रहा होता है लेकिन एडम उसे हर बार डॉज कर रहा होता है। ज़्यूस अपनी पावर को और बढ़ाता है एंड अपनी और तेजी से एडम को बुक्के मार रहा होता है लेकिन एडम सभी बुक्कों को डॉज कर लेता है। देन ज़्यूस कहता है कि मैं समझ गया कि तुम अच्छे हो लेकिन बस अटैक को डॉज करने का कोई भी फायदा नहीं है बच्चे। एडम कहता है कि हाँ मैं जानता हूँ और इसलिए अब मैं अटैक करूंगा। ऐसा कहकर ही एडम ज़्यूस का खून निकाल देता है। देन एडम ज़्यूस को कहता है कि वैसे तू भी अच्छा लड़ता है बुड्ढे। जो अटैक ज़्यूस ने उसे दिया था वही अटैक एडम कॉपी करके पेस्ट कर देता है एंड ज़्यूस को जोरदार बुक्के मारता है, जिसके बाद हम देखते हैं कि ज़्यूस की हालत खराब हो जाती है, लेकिन फिर भी ज़्यूस कहता है कि मुझे बहुत पसंद आया, बहुत सालों में मैंने ऐसा कभी फाइट नहीं किया। वो छोटी वैल्करी ब्रूनहिल्डे से पूछती है कि ये बंदा गॉड की टेक्निक कैसे यूज कर रहा है। ब्रूनहिल्डे कहती है कि एडम पूरे मैनकाइंड का फादर है, जब इसे बनाया जा रहा था तब गॉड्स ने उसे अपना रेप्लिका बनाया था, मतलब सेम टू सेम कॉपी, जिसकी वजह से एडम कुछ भी कॉपी कर सकता है एंड इसीलिए मैंने गॉड्स को हराने के लिए इस बंदे का यूज किया एंड इसी बंदे का नाम है एडम। देन ज़्यूस कहता है कि अब तुम ना मेरे हाथों से तो बच गए, मेरे लातों से बच के दिखाओ। एडम उसकी लातों को डॉज कर लेता है एंड वो उसे कॉपी कर लेता है, जिसके बाद एडम ज़्यूस को ही लात मार देता है, जिसके कारण ज़्यूस को बहुत बुरा लगता है। एडम ज़्यूस से कहता है कि माफ कर देना दादाजी, कुछ जोर से तो नहीं पड़ी आपको। अब ज़्यूस अपने आप को थोड़ा और ज्यादा पावरफुल बना लेता है एंड वो कहता है कि अब तुम्हें देखना कि ये अटैक तुम्हें हरा ही देगा। ज़्यूस उस अटैक के बारे में बताता है, वो बताता है कि जब वो एकदम जवान था एंड उसने अपने बाप को हराया था तब उसके बाप क्रोनस का जो आखिरी अटैक था वो सबसे ज्यादा खतरनाक था, जो ज़्यूस भी देख नहीं पाया था एंड अब वो वही यूज करने वाला है। ज़्यूस जब इस अटैक को यूज करता है तब वो कहता है कि तुम इसे बिल्कुल भी देख नहीं पाओगे बच्चे। एंड एडम भी इस अटैक को देखकर बड़ा ही शॉक हो जाता है,
लेकिन फिर भी एडम उसे डॉच कर लेता है एंड वही अटैक ज़्यूस को दे देता है एंड वो ज़्यूस के पास देखकर हंसने लगता है। वो कहता है कि ये तुम्हारा अंत भी हो सकता है। इसके बाद हम देखते हैं कि ज़्यूस की मुंडी ही घूम जाती है एंड ज़्यूस पूरा नॉकआउट हो जाता है। देन ब्रूनिल्डे कहती है कि मुझे लगा नहीं था कि ये बंदा इतने जल्दी हार जाएगा। देन एडम कहता है कि मैंने बोला था तुम रिग्रेट करोगे। ब्रूनिल्डे की बहन उससे पूछती है कि ये इतना पावरफुल कैसा है। देन हमें एडम का फ्लैशबैक दिखाया जाता है। एडम और उसकी बीबी ईव पैराडाइज में रहा करते थे, लेकिन वहां पर एक सरपंच था जो कि ईव से बहुत जलता था एंड इसलिए उसने उस पर गुनाह लगा दिया कि उसने प्राचीन देवताओं का सेब खाया है और इसीलिए कोर्ट उसे धरती पर जाने की सजा देता है। लेकिन तभी वहां पर एडम आ जाता है एंड वो भी देवताओं का सेब खाता है एंड वहां पर ही थूक देता है। जिसके बाद एडम ईव से कहता है कि तुम अकेली नहीं जाओगी, मैं भी तुम्हारे साथ आऊंगा। ये सुनकर सरपंच बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है एंड वो एडम पर अटैक करने ही वाला था, उसके पहले ही एडम उसे बचा देता है और पैराडाइज से निकाले जाने के बाद एडम और ईव धरती पर रहने के लिए चले जाते हैं। देन ब्रूनिल्डे कहती है कि मैंने जिसको सबसे खतरनाक समझा था वो तो बहुत जल्दी ही हार गया। जब विनर अनाउंस होने वाला होता है तभी ज़्यूस जाग जाता है। वो कहता है कि अब तक मैं हारूंगा नहीं। ज़्यूस एडम से पूछता है कि तुम्हारे आंखों में देवताओं के लिए हेट्रेड नहीं है तो तुम लड़ क्यों रहे हो। देन एडम कहता है कि सारे इंसान मेरे बच्चों की तरह है एंड मुझे अपने बच्चों को बचाना है। अब हमें लोकी दिखाया जाता है जो कि शैतानों का देवता होता है। वो कहता है कि ये तो बहुत बढ़िया हो गया, ज़्यूस पहली बार इतना खतरनाक दिख रहा है। एंड हम देखते हैं कि ज़्यूस अब अपनी सबसे खतरनाक वाली फॉर्म में आ जाता है, उसकी आखिरी फॉर्म। और इसी के साथ ये वाला पार्ट यहीं पर खत्म हो जाता है। मैं एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि ज़्यूस अब अपने लास्ट स्टेज पे पहुंच चुका है जिसका नाम है एडामास। और ये ज़्यूस का फॉर्म इतना खतरनाक होता है कि जिसके कारण एडम भी रेडी हो जाता है उससे फाइट करने के लिए। एंड हम देखते हैं कि ज़्यूस एक के बाद एक पंचेस देने लगता है लेकिन एडम उसे डॉज कर उसे भी पंचेस दे रहा होता है। ज़्यूस के अटैक्स इतने खतरनाक होते हैं कि उनको डॉज करना भी इम्पॉसिबल होता है, लेकिन फिर भी एडम उन सबको डॉज कर रहा होता है एंड उसे ही पंचेस दे रहा होता है और एक सेकंड के लिए भी वो लोग रुकते नहीं है एंड इसी के वजह से एडम की आंखें भी दुखने लगती है। देन ब्रूनिल्डे समझ जाती है कि जो ज़्यूस के पंचे से वो इतने ज्यादा फास्ट है कि एडम को टाइम ही नहीं मिल रहा कि वो उसे देख सके एंड उसे कॉपी कर सके और इसीलिए एडम अपनी आखिरी स्टेज पर पहुंच चुका है, लेकिन फिर भी वो इंसानियत को बचाने के लिए ज़्यूस से लड़ रहा है। एंड ऐसा समझने पर ब्रूनिल्डे बहुत ही ज्यादा नाराज हो जाती है क्योंकि उनका जो स्ट्रॉन्गेस्ट फाइटर था वही इतना कमजोर पड़ गया है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जो ज़्यूस भी होता है उसके भी मसल्स फट रहे होते हैं बार बार इतने तेजी से अटैक करने की वजह से। मतलब वो दोनों भी अभी अपने लिमिट पे आ चुके हैं और यही समझाने के लिए लोकी 2 ग्लास लेता है जिनमें वो वाइन मिलाता है एंड वो कहता है कि अभी ये मैच ड्यूरेबिलिटी की है, दोनों भी अपने लिमिट पे है और जो भी ज्यादा ड्यूरेबल होगा वही जीतेगा। मतलब जिसकी वाइन पहले नीचे गिरी वो हार जाएगा। ज़्यूस और एडम दोनों भी अपने लिमिट से बाहर जाकर लड़ रहे होते हैं एक दूसरे से। अब हम देखते हैं कि एडम की आंखों पर अभी और भी ज्यादा जोर पड़ने लगता है एंड ज़्यूस भी अपने आखिरी स्टेज पे होता है, लेकिन ज़्यूस को पंच मारने की वजह से ज़्यूस के जो खून का ड्रॉप होता है वो एडम की आंखों में गिरता है जिसके कारण एडम की आंखों से खून निकलने लगता है। खून से लथपथ हुआ होता है तभी ज़्यूस उसे एक जोरदार पंच मार देता है जिसके कारण एडम की आंखें अंधी हो जाती है। एडम अभी अंधा हो गया है एंड उसे इसलिए कुछ भी नहीं दिख रहा एंड ज़्यूस इसका फायदा उठाकर उसे पंचेस पे पंचेस दे रहा होता है एंड एडम दूसरी तरफ उन सभी पंचेस को अपने दोनों हाथों से डॉज कर रहा होता है और इसे देखकर ब्रूनिल्डे समझ जाती है कि शायद ये हमारी दूसरी हार हो सकती है। तभी एडम को एक बच्चे की रोने की आवाज आती है जिसे सुनकर एडम जागरूक हो जाता है। एडम को दूसरी तरफ ज़्यूस एक जोरदार पंच मारता है लेकिन एडम ज़्यूस के बाल पकड़ लेता है जिसके कारण अभी एडम को ज़्यूस पर अटैक करने में कोई दिक्कत नहीं होगी एंड इसके कारण एडम हंसने लगता है एंड वो ज़्यूस पर एक के बाद एक अटैक करने लगता है एंड अभी ये मैच ड्यूरेबिलिटी की हो जाती है। जो पहले नीचे गिरा वो आउट। एडम इंसानियत को बचाने के लिए लड़ रहा होता है, वही दूसरी तरफ ज़्यूस इंसानियत को खत्म करने के लिए लड़ रहा होता है। अब हम देखते हैं कि एडम अपना आखिरी पंच देता है जिसके कारण हम देखते हैं ज़्यूस नीचे बैठ जाता है। वो कहता है कि लड़ाई खत्म हो गई। सबको लगता है कि ज़्यूस ने हार मान ली लेकिन ऐसा नहीं होता। कहानी में एक ट्विस्ट आ जाता है। वो कहता है कि एडम पहले ही मर चुका है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि ज़्यूस की बोलने की हालत भी नहीं होती है। ज़्यूस बताता है कि मरने के बाद भी एडम उसे बार बार पंचेस मार रहा था एंड देखो मरने के बाद भी वो सीधा खड़ा है, जिससे तुम इतना तो समझ सकते हो कि ये बच्चा बहुत ही ज्यादा कमाल का है। ज़्यूस कहता है कि ये बच्चा बहुत अच्छा लड़ा एंड इस फाइट का विनर हमें मिल जाता है जो कि है ज़्यूस। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जो एडम है और जो वैल्करी है वो दोनों भी
स्वर्ग प्राप्त हो जाते हैं। अब जो ब्रूनिल्डे है उसे बड़ा ही गुस्सा आ रहा होता है, इसलिए वो दबाकर खाना खा रही होती है। वो दूसरे वेलकरी को बताती है कि अब ये तुम्हारी पारी है, तुम्हें ही गॉड्स को हराना है। देन उन्हें पता चलता है कि उनका अपोनेंट कोई नॉर्मल नहीं बल्कि पोसाइडन है, जो कि ज़्यूस का भाई है, और इसी के लिए वो लोग अपने तरफ से एक फाइटर चूज कर रहे होते हैं। तभी पीछे से एक बंदा आता है एंड वो कहता है कि ये वाला फाइटर चूज करो, एंड वो और कोई नहीं बल्कि यही बंदा होता है, जिसका नाम कोजीरो सासाकी होता है, एंड वो अब तक का सबसे बेस्ट स्वॉर्ड्समैन होता है, जो कि जापान से होता है। ब्रूनिल्डे उससे पूछती है कि तुम इतने बूढ़े हो तो तुम कैसे लड़ोगे, यहाँ पर सभी प्राइम वाले बंदे लड़ते हैं। देन कोजीरो उससे कहता है कि मैं जब बूढ़ा था तभी मैं अपने प्राइम में था, एंड जिसे सुनकर ब्रूनिल्डे खुश हो जाती है। पूरे स्टेडियम के आजू बाजू में पानी भरा हुआ होता है क्योंकि पोसाइडन समुंदरों का देवता है। तभी मैच का रेफरी कहता है कि एक तरफ गॉड की तरफ से आ रहे हैं पोसाइडन, जो कि समुंदर का देवता है एंड बहुत ही ज्यादा ताकतवर है, एंड इससे सभी गॉड कांपते हैं। और दूसरी तरफ से इंसानों की तरफ से आ रहे हैं कोजीरो सासाकी, जापान के सबसे बेहतरीन स्वॉर्ड्समैन। एंड हम देखते हैं कि उनकी मैच स्टार्ट हो जाती है। तभी हम देखते हैं कि बीच में ही कोजीरो अपने मन में सोचने लगता है कि इसके सामने तो मैं बहुत बार मरूंगा, एंड इसलिए वो अपने मन में सोच लेता है कि मैं तो यहाँ पर पहले अटैक नहीं करूंगा। हमें पोसाइडन की एक स्टोरी बताई जाती है कि इससे सब गॉड्स इतना क्यों डरते हैं। तो पोसाइडन का एक पहले भाई हुआ करता था जिसका नाम था अदामास, जो कि ज़्यूस के फाइनल फॉर्म का नाम भी है। जब इसने पोसाइडन के खिलाफ बगावत की तो पोसाइडन ने अपने ही भाई को मार डाला, और वो भी उसने एक सिंगल ब्लो में किया, जिसके कारण सभी के सभी गॉड्स उससे बहुत ही ज्यादा डरने लग गए। तभी कोजीरो उसे देखकर कहता है कि हाँ, मुझे इसकी हेयर स्टाइल अच्छी लगी, लेकिन आज तो मैं बिल्कुल भी नहीं मरने वाला। एंड हम देखते हैं कि कोजीरो वही के वही मांडी मार के नीचे बैठ जाता है, जिसे देखकर जो लोकी होता है, जो कि मिसचीफ का देवता है, वो बहुत ही ज्यादा हंसने लगता है। और इंसानों की तरफ से भी सभी लोग उसे देखकर शौक हो जाते हैं। वो सोचते हैं कि क्या ये बुड्ढा सच में गॉड को हरा पाएगा। कोजीरो का दोस्त उसे देखकर रो रहा होता है। वो कहता है कि ये बेस्ट स्वॉर्ड्समैन है तो ये बेस्ट गॉड को तो हराते ही रहेगा। ब्रूनिल्डे भी सोच रही होती है कि हम 2 मैचेस हार गए हैं, हमें ये मैच जीतना ही पड़ेगा क्योंकि इस बार लड़ने वाला है कोजीरो सासाकी। इस पार्ट की स्टार्टिंग में हमें कोजीरो का फ्लैशबैक दिखाया जाता है, जहां पर हमें पता चलता है कि कोजीरो एक डोजो में काम करता था एंड वो सभी मास्टर के सामने सरेंडर कर देता था। वो मास्टर उसे बहुत झापते हैं। उसका मास्टर उसे पूछता है कि तुम हर बार सरेंडर क्यों कर देते हो। देन वहां पर एक बुढ़ा वाला आदमी आता है जो कि इसका भी मास्टर होता है। वो कहता है कि कोई बात नहीं, कोजीरो को वैसे ही रहने दो। उसके बाद 6 महीने तक कोजीरो गायब हो जाता है। वो जंगलों में रहता है, जानवरों के जैसा बर्ताव करता है, और वो स्टडी करता है कि उसके यंग वाले मास्टर को कैसे हराया जाए। एंड 6 महीने के बाद जब वो वापस आता है, उसकी फिजिक बहुत अलग होती है, और उसकी फिजिक देखकर जो यंग वाला मास्टर होता है उसकी फट के हाथ में आ जाती है। वो उसकी फाइट करने की तो सोचता ही है, लेकिन उसका अंजाम उसे पहले से ही पता होता है, इसलिए वो उसके सामने हार मान देता है। अब कोजीरो अपने बुड्ढे मास्टर से लड़ने के लिए कहता है, लेकिन बुड्ढे मास्टर की पावर बहुत ही ज्यादा खतरनाक होती है, जिसके बाद कोजीरो उसे भी देखकर इंप्रेस हो जाता है एंड फाइनली उनके सामने भी सरेंडर कर देता है। उसके बाद बहुत साल बाद वो गायब हो जाता है। उसके बुड्ढे वाले मास्टर जब उसे मिलने को आते हैं तब वो कहता है कि उसने अपने सारे बंदों को सरपास कर दिया है डोजो वाले, और इतने सालों तक ट्रेनिंग करने के बाद उसने अपने बुड्ढे वाले मास्टर को भी सरपास कर दिया है, जिसके बाद वो बुड्ढा वाला मास्टर उससे बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है। वो उसे पूछते हैं कि तुम्हारा आगे क्या प्लान है। देन कोजीरो कहता है कि मैं डोजो में नहीं जाऊंगा, लेकिन जो भी सबसे ताकतवर स्वॉर्ड्समैन है मैं उनके सामने लड़ूंगा और उनके सामने हर बार मैं हार मानूंगा। जिसके बाद जितने भी ग्रेटेस्ट स्वॉर्डमैन है उसके सामने कोजीरो लड़ता है और अकेले में ट्रेनिंग करके उनको सरपास कर देता है। अब कोजीरो कहता है कि चलो अभी मैं ही पहले अटैक कर देता हूँ, अगर तुम अटैक नहीं करने वाले हो तो। पोसाइडन कहता है कि चल फिर आ जा। पहला अटैक कोजीरो पोसाइडन पर करता है, लेकिन पोसाइडन उसे इजीली डॉज कर लेता है एंड उसके बाद वो अपने ब्लेड से कोजीरो पर अटैक करता है, लेकिन कोजीरो भी अपने ब्लेड से उसे बचा लेता है, क्योंकि कोजीरो का वेपन एक वैल्करी से बना होता है जिसके 2 स्वभाव है, एक गुस्से वाला और एक अच्छे वाला। अब इसके बाद कोजीरो पर पोसाइडन अटैक करता है एंड कोजीरो उसके अटैक को प्रेडिक्ट कर लेता है, इसलिए वो उसका हर अटैक डॉज करता है। हमें कोजीरो के इस टैलेंट के बारे में पता चलता है कि वो अपने अपोनेंट का क्लोन बनाकर उसके साथ कई हजार बार लड़ लेता है एंड लड़ाई के सारे नतीजे जान लेता है, जिसके कारण वो अपने अपोनेंट के सारे अटैक को प्रेडिक्ट कर लेता है 1 सेकंड से भी कम टाइम में। पोसाइडन को इसके बारे में पता चल जाता है तो वो एकदम ज्यादा स्पीड में जाता है, जब तक कोजीरो प्रेडिक्ट कर सकते हैं उससे पहले ही कोजीरो को वो लग जाता है। कोजीरो कहता है कि मैं जानता था, लेकिन मैं इतना नहीं जानता था कि तुम इतने जल्दी अटैक करोगे। पोसाइडन कहता है कि तुम्हें क्या लगा कि तुम मुझे अटैक प्रेडिक्ट करके मुझे हरा दोगे, तो तुम एक तुच्छ इंसान हो और तुम ऐसा कभी भी नहीं कर सकते। उसके बाद जो पोसाइडन होता है वो उससे लगातार अटैक कर रहा होता है। कोजीरो हर अटैक को डॉज कर रहा होता है एज वो उसे पहले ही प्रेडिक्ट कर सकता है, लेकिन उसके अटैक्स की स्पीड इतनी ज्यादा बढ़ जाती है कि कोजीरो को कुछ समझ में नहीं आ रहा होता। उसे ऐसा लग रहा होता है कि वो डूब रहा है, लेकिन इंसानों को बचाने के लिए वो थोड़ा जोश में आ जाता है एंड वो जब पोसाइडन पर अटैक करता है, पोसाइडन उसके ब्लेड से उसकी तलवार ही तोड़ देता है। देन
कोजीरो कहता है कि आज तक मैं एक भी फाइट नहीं जीता, मैं हर बार हार मान लेता था लेकिन इस बार नहीं, ये फाइट मैं जीत के ही रहूंगा। अब वो उस ब्लेड के 2 टुकड़ों से अपने लिए 2 ब्लेड बना लेता है, वो भी नए वाले। एंड ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उस वैल्करी के 2 रूप थे, एक गुस्से वाला और एक अच्छे वाला, जिसे देखने के बाद सभी के सभी इंसान खुश हो जाते हैं। एंड साथ ही साथ ब्रूनहिल्डे भी हो जाती है जिसने ये सभी मैचेस अरेंज किए थे। इसके बाद हम देखते हैं कि जो अपना कोजीरो है वो फॉर्म में आ चुका है, इसलिए वो अपने हर अटैक्स बहुत तेजी से दे रहा होता है, पोसाइडन के अटैक्स प्रेडिक्ट कर रहा होता है, जिसके कारण वो पोसाइडन के खून निकाल देता है। ऐसा गॉड जिसे सभी गॉड डरते हैं, उसका खून निकाल देना एक बहुत ही ज्यादा बड़ी बात है, जिसके बाद पोसाइडन बहुत ही वाइल्ड हो जाता है। अब पोसाइडन एकदम फास्ट हो जाता है, जिसके कारण कोजीरो को भी उसके अटैक्स प्रेडिक्ट करने में मुश्किल हो जाती है। पोसाइडन कोजीरो पर हर मोड से अटैक कर रहा होता है, लेकिन कोजीरो उसके हर अटैक को डॉज कर रहा होता है। अब कोजीरो अपना सबसे खतरनाक वाला टैलेंट यूज करता है, जिसकी वजह से नेचर के सभी एलिमेंट्स उसे आगे आने वाले सभी अटैक्स के बारे में उसे जानकारी दे देते हैं। एंड इसकी वजह से वो जो पोसाइडन होता है उसका एक हाथ काट देता है। पोसाइडन का एक हाथ काटने के बाद पोसाइडन अपने दूसरे हाथ से अपना एक हाथ पकड़ता है एंड उससे कोजीरो पर अटैक करता है, लेकिन वो उसका दूसरा हाथ भी काट देता है। उसके बाद कोजीरो पर पोसाइडन अपने मुंह से अटैक करने की सोचता है अपने ब्लेड के साथ, लेकिन पोसाइडन का वो मुंह भी काट देता है और अगले ही पल वो पोसाइडन की पूरी बॉडी के छल्ले छल्ले कर देता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि पोसाइडन का पूरा खून पूरे अरीना में फैल जाता है, मतलब एक ऐसा गॉड जिसे सभी गॉड डरते थे वो मर गया है। जो फाइट डिक्लेयर करने वाला रेफरी होता है वो कहता है कि इस फाइट का विनर है कोजीरो सासाकी। अब हम देखते हैं कि पोसाइडन मर चुका है, इसलिए उसकी बॉडी की भी स्वर्ग प्राप्ति हो जाती है। इसके बाद जो लॉर्ड शिवा होते हैं, सभी के सभी बंदे होते हैं गॉड्स की, वो शॉक हो जाते हैं। दूसरी तरफ ब्रूनहिल्डे बहुत ही ज्यादा खुश होती है क्योंकि ऐसा पहली बार हुआ था इतिहास में। और इसके बाद लोकी और शिवा ज्यूस के पास जाते हैं, वो कहते हैं कि ये क्या हो रहा है, हमें इनको हराना पड़ेगा। देन शिवा कहता है कि मैं तो पहले ही कह रहा था कि मैं को जाने दो, लेकिन तुमने मेरे को जाने नहीं दिया, लेकिन अगली मैच बस मैं ही जाऊंगा और तुम मुझे रोकोगे नहीं। देन ज्यूस उसे फिर से रुकने के लिए कहता है एंड वो कहता है कि ग्रीक गॉड मरा है तो उसका बदला भी एक ग्रीक गॉड ही लेगा। और हम देखते हैं कि हरक्यूलिस भी बहुत फॉर्म में आ चुका है। अब जो अगली मैच है वो होती है एक स्ट्रीट फाइट, जिसका जो रेफरी होता है वो अनाउंस करता है इंसानों की तरफ से लड़ने वाला है जैक द रीपर, जो कि इंसानों की हिस्ट्री का सबसे बड़ा किलर है और क्रिमिनल भी है। और वही गॉड की तरफ से लड़ने वाला है हरक्यूलिस, जो कि ज़्यूस का बेटा है। और इसी के साथ ये स्ट्रीट फाइट यहीं पर शुरू हो जाती है एंड इसका सीजन भी यहीं पर खत्म हो जाता है। तो रिकॉर्ड ऑफ रैग्नारॉक की सीरीज की सीजन 1 का लास्ट वाला पार्ट यहीं पर खत्म हो जाता है। मैं मिलूंगा तुम लोगों से सीजन 2 के स्टार्टिंग में, क्योंकि अभी तक 3 ही फाइट्स हुए हैं जिसमें से 2 गॉड्स जीते हैं और 1 ह्यूमंस जीता है। तो हम मिलेंगे सीजन 2 में, तब तक के लिए गुड बाय।